स्टार्ट। नमस्कार स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा था लास्ट क्लास में? अच्छा, वो पीरियड पढ़ लिए थे, फॉग और गॉफ कर रहा था। तो देखिए नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है। लिखें विद्यार्थियों, यदि एफ ए से बी तथा जी बी से सी, यदि एफ ए से बी तथा जी बी से सी पर दो फलन हैं, यदि एफ ए से बी तथा जी बी से सी पर दो फलन हैं, तब गॉफ ए से सी पर एक फलन होगा। तो गॉफ ए से सी होगा कि नहीं, चेक कर लो। एफ के अंदर जो पुट होगा वो ए का एलिमेंट पुट होगा। एफ के अंदर जो एलिमेंट होगा ए का, जो आउटपुट निकलेगा वो बी के अंदर से ही निकलेगा। और बी के एलिमेंट जब जी के अंदर पुट होते हैं तो आउटपुट सी में से निकलता है। इसीलिए गॉफ ए से सी पर परिभाषित होता है। तो देखिए, यदि गॉफ एकेकी है, यदि गॉफ एकेकी फलन है, यदि गॉफ एकेकी फलन है, इंप्लाइज एफ एकेकी होगा। स्टूडेंट, अगर गॉफ एकेकी फलन है तो एफ एकेकी फलन होगा, और ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना है अगर पेपर में, तो क्या करेंगे, आप देख रहे हो गॉफ भी ए से सी है और एफ भी ए से बी है। तो आप देख रहे हो एकेकी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन यानी प्रांत के दो एलिमेंट लेते हैं और इन दोनों का प्रांत सेम है। तो गॉफ के एकेकी कहीं ना कहीं जो हम 1-1 चेक करते हैं उसमें जो पुट करते हैं वहां से सारा रिलेशन है। तो गॉफ का इनपुट और एफ का इनपुट सेम होगा, तो गॉफ के एकेकी होते ही एफ एकेकी हो जाता है। फिर भी आप देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एफ को एकेकी शो करना है तो ए में से दो एलिमेंट ले, माना x1, x2 बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार है। मैंने क्या किया, एफ को एकेकी शो करना है तो ए में से दो एलिमेंट लिए और दोनों इस टाइप से हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स का आंसर सेम है। मुझे दे रखा है गॉफ एकेकी है और मुझे शो करना है, अगर मैं शो करना चाहता हूं कि एफ एकेकी है तो आखिरी में शो करना है कि x1 बराबर x2। भाई आपने एफ को एकेकी शो करना है तो आपने ए में से दो एलिमेंट इस टाइप से लिए कि दोनों एलिमेंट में आंसर बराबर। अगर आखिरी में शो कर दिया कि x1 बराबर x2, अपना काम हो गया। अब आप देखिए, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं तो जी ऑपरेट कर दें तो भी सेम है, क्योंकि भाई जी तो एक फलन है, और जी अगर फलन है तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो सेम एलिमेंट पुट करके सेम ही तो आंसर आता है, क्योंकि कभी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा आंसर तो आता ही नहीं। तो अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 सेम है, जब सेम यानी मान लो 5 और 5 है, तो जी के अंदर 5 डालने पर वही आंसर तो आएगा जो जी में 5 डालने पर आएगा। तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2। तो आप देख सकते हैं क्योंकि गॉफ एकेकी फलन है, क्योंकि गॉफ एकेकी है स्टूडेंट्स, अगर गॉफ एकेकी है तो इसका मतलब क्या हो गया, गॉफ x1 बराबर x2 का मतलब x1 बराबर x2 इति सिद्धम, और हेंस प्रूव्ड। और ये प्रूव हो चुका है। मगर आपको ये ध्यान रखना है, जैसा मैंने बोला था कि अगर गॉफ एकेकी है तो आप देख रहे हो यहां पर एकेकी चेक करने के लिए हमारा सारा मुद्दा डोमेन का होता है, और एफ का वही गॉफ का वही डोमेन होता है जो एफ का डोमेन होता है, एफ का प्रांत होता है। तो आप इस तरीके से इसे कर पाएंगे। सेकंड रिजल्ट,
यदि गॉफ आच्छादक है तो जी आच्छादक होगा। यदि गॉफ आच्छादक है तो जी आच्छादक होगा। तो स्टूडेंट अगर गॉफ आच्छादक होगा तो आप देख सकते हैं तो जी भी आच्छादक होगा। आप देख सकते हैं आच्छादक कैसे चेक करते हैं। आच्छादक चेक करने के लिए हम सह प्रांत में से कोई एलिमेंट उठाते हैं और आप कहते हो देखिए प्रांत यानी डोमेन में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका आंसर ये जेड होगा। अगर ये काम सह प्रांत के हर एलिमेंट के लिए हो जाए तो आप कहते हो देखिए सह प्रांत का हर एलिमेंट किसी ना किसी का आंसर है। तो इसका मतलब परिसर यानी रेंज और कोडोमेन यानी परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाता है। तो आप क्या कह देते हो, ये आच्छादक हो गया। तो आप देख रहे हो अगर आप दिखाना चाहते हो कि जी आच्छादक है तो सी का एलिमेंट उठाएंगे और आखिरी में बी में से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेंगे जिसका आंसर वो होगा। और दोनों के लिए सह प्रांत सी और सी है और यहां एलिमेंट सी में से उठाना पड़ता है। तो गॉफ के आच्छादक होते ही जी आच्छादक हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए ओके, तो अगर गॉफ आच्छादक हो गया तो जी आच्छादक होगा। तो आच्छादक के लिए क्या करें, आपने सी में से एक एलिमेंट लिया। आच्छादक शो करना है तो आपको बी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है। बी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका आंसर ये जेड हो जाए, जहां पर ये बी का एलिमेंट है। ये दिखाना है। अगर आप दिखाना चाहते हो कि जी आच्छादक है तो इसका मतलब सी में से एक एलिमेंट उठाया और आखिरी में बता दिया कि देखिए बी में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, बी में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसका आंसर वो जो आपने पिक किया है वो हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो आप देखिए आपने सी में से एक एलिमेंट उठाया। अब आपको यह दिया हुआ है कि गॉफ आच्छादक है। गॉफ आच्छादक है इसका मतलब आपको ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका आंसर वो जेड होगा। इसका मतलब ए में से आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार होगा कि गॉफ ऑफ एक्स बराबर जेड। गॉफ आच्छादक है। आच्छादक का मतलब सी में से अगर आपने कोई भी एलिमेंट उठाया तो आपको ए में ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका आंसर वो जेड होगा। तो ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जेड। स्टूडेंट्स एफ क्या है, एफ एक फलन है। एफ फलन है तो एफ के अंदर जब भी आप ए का कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो तो बी में से ही निकलेगा। अरे एफ के अंदर अगर ए का एलिमेंट पुट करेंगे आंसर तो एफ बी में से मिलेगा। इसका मतलब ये एफ एक्स किसी वाई के बराबर होगा जहां एफ एक्स वाई के बराबर है। जो वाई कहां से है, बी में से। क्यों, क्योंकि एफ के अंदर जब भी एलिमेंट पुट होगा तो आंसर कहां से होगा, बी में से होगा। तो मैंने कहा एफ के अंदर जब भी एक्स ए का एलिमेंट आएगा माना जो आंसर निकल रहा है वो वाई निकल रहा है। तो आपने देखो बी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया है जिसका आंसर ये जेड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया। चेक कर सकते हैं आप। जी देखिए आगे आगे बढ़ूं, स्टूडेंट्स आगे बढ़ा जाए। ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। सो देखें यदि गॉफ एकाकी है अगर गॉफ एकाकी है तो क्या पता लगता है, सर अगर गॉफ एकाकी है ना तो एफ एकाकी है। तो सर एफ एकाकी है
और अगर गलती से पता लग जाए कि एफ आच्छादक भी निकल जाए, एफ एकैकी तो है ही, एफ आच्छादक भी निकल जाए तो स्टूडेंट समझ लीजिएगा ये जी भी एकैकी हो जाएगा, ये जी भी एकैकी हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे ये यदि गॉफ आच्छादक है तो क्या पता लगता है, जी आच्छादक है, तो पता लगता है जी आच्छादक है, और गलती से वो जी को एकैकी भी बता दे तो दूसरा भी आच्छादक हो जाता है, तो दूसरा भी आच्छादक हो जाता है। तो चीज को समझिए कि अगर गॉफ आच्छादक है तो जी आच्छादक होता है, मगर उसने बता दिया यदि गॉफ आच्छादक है तथा जी एकैकी है, तथा जी भी एकैकी बता दिया तो समझ लीजिए दूसरा भी आच्छादक हो जाएगा, मतलब एफ भी आच्छादक हो जाएगा। तो लिखने को, यदि गॉफ आच्छादक है तथा जी एकैकी है, इंप्लाइज एफ आच्छादक होगा, इंप्लाइज एफ आच्छादक होगा। अब आप देखिए, अगर आपको इसे 1-1 शो करना है तो स्टूडेंट काफी आसान काम है। 1-1 यानी एकैकी कैसे शो करते हो? एकैकी कैसे शो किया जाता है? आप डोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं, माना जी कैसा था, बी से सी, माना जी, माना y1, y2 आपने b में से 2 एलिमेंट लिए, माना y1, y2 बिलोंग्स टू b। इस प्रकार है कि gy1 बराबर gy2, एक ही शो करना है, एंड में आपको शो करना है y1 बराबर y2। गॉफ एक ही दिया हुआ है और गॉफ a से लेकर c तक है, एफ ए से बी है। ऐसा। अब आप देखिए, y1 और y2 अगर b में से, और f आपको आच्छादक दे रखा है, अगर y1 और y2 b में से है, स्टूडेंट b में से अगर y1 और y2 है और f आच्छादक है, तो इसका मतलब आपको A में ऐसे एलिमेंट जरूर मिलेंगे। F आच्छादक है मतलब प्रत्येक अवयव क्या होगा, परिसर में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूं स्टूडेंट की F आच्छादक है तो इसका मतलब B में से आपने कोई भी एलिमेंट लिए, आपको हमेशा A में ऐसे x1 x2 मिलेंगे जिनका आंसर ये y1 y2 होगा। इसका मतलब आपको A में ऐसे x1 और x2 मिलेंगे, इंप्लाइज x1, x2 बिलोंग्स टू A इस प्रकार होंगे कि x1 का आंसर y1 और x2 का आंसर y2। ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, आपको g को एकैकी शो करना था, g को एकैकी शो करना था तो आपने b में से 2 एलिमेंट लिए, इस टाइप से लिए कि दोनों का आंसर सेम है। आखिरी में शो करना है कि y1 बराबर y2। अब आपके पास दिया हुआ है कि गॉफ एकैकी f ऑन टू, तो ऑन टू f ऑन टू b के 2 एलिमेंट अगर y1 y2 है और f आच्छादक है तो आपको A में ऐसे एलिमेंट x1 x2 मिलेंगे जिनका आंसर ये y1 y2 होगा। देयरफॉर ये जो है मैंने y1 की वैल्यू डाल दी, क्योंकि मैं जल्दी से गॉफ बनाना चाहता हूं, क्योंकि गॉफ के बारे में भी मुझे दिया है। y2 की वैल्यू डाल दी, गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2, गॉफ x1 बराबर गॉफ x2। और आप एक बात देखिए कि क्योंकि गॉफ एक ही दे रखा है तो गॉफ x1 बराबर x2 का मतलब x1 बराबर x2। मुझे शो करना है y1 बराबर y2, और x1 और x2 बराबर हुआ तो उनका आंसर भी बराबर है, क्योंकि भाई f तो फलन है। फलन में अगर 2 एलिमेंट सेम होते हैं, भाई एक एलिमेंट का एक से ज्यादा आंसर थोड़ा ना होता है फलन में। अगर x1 और x2 बराबर हैं तो आंसर भी तो बराबर है ही। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, और f ऑफ x1 क्या है, y1 है। और इति सिद्धम,
इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ऐसा प्रूव करना था। हो गया। हो गया सबका। ठीक है। अच्छा देखिए, सर जैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है, ये स्लाइड भी अलग से रिकॉर्ड हो सकती है क्या? हाँ, रिकॉर्ड होती है। देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं। एफ ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। एफ इनवर्स ऑफ ए यूनियन बी, अच्छा इनवर्स, चलो इनवर्स बताता हूं। एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। इन द सेम वे एफ इनवर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी।
f of f inverse b is subset of b. f inverse of f of a is superset of a. अब आपको a और b के ऐसे आपने काउंटर एग्जाम्पल मुझे देने हैं जिनके लिए, और वो भी इनके लिए जो देखो इक्वल है उनको छोड़ दो, सबसेट के लिए मैं आपसे काउंटर एग्जाम्पल मांग रहा हूं कि इनके मुझे काउंटर एग्जाम्पल्स, आपके पास एग्जाम्पल्स दो कि हाँ ये सर इसका देखिए सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इन तीनों के लिए करके आना, बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो इक्वल है। जैसे कि मैं आपको एक हिंट देता हूं, जैसे ये समझ लो 1 2 3 4 5 और 6 है, ये मान लो A B C D E F G ऐसा है। आपने कैपिटल A मान लिया 1 2 3 4, B मान लिया 3 4 5 6, जहां 3 और 4 को जो कि कॉमन था उनको भेज दिया C पर, 1 को भेज दिया A पर, 2 को भी भेज दिया A पर। तो f ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 3 4, तो लेफ्ट साइड का आपका आंसर क्या आ गया, सिर्फ C, इसकी डायरेक्ट इमेज केवल C है, और आप बताना चाहते हो ये इसका सबसेट है, तो f ऑफ A क्या आया है, f ऑफ A और C, f ऑफ A और C आया है। तीन का क्या है C, 4 का C, 5 का E, 6 का G, तो इसका तो f ऑफ A तो A और C आया है, और वो आया CEG, अभी भी इनका इंटरसेक्शन क्या आया C। बट अगर मैं अब मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, तो बस मुझे ये देखना है कि भाई इनमें कॉमन तो केवल 3 4 है, तो लेफ्ट साइड में तो केवल मैं 3 और 4 की इमेज C आने वाला है, और अब मैं क्या चाहता हूं कि कॉमन मेरा C से ज्यादा आ जाए, क्योंकि 3 4 यहां भी है, C में तो आ ही रहा है, बट 5 6 वाली ही कोई इमेज अगर 1 ले लेता है, जैसे 1 में मान लो E भी आ जाता है, तो अब क्या है, व्हाट इज f ऑफ A, सर f ऑफ A तो मेरा आ जाएगा, A तो 1 2 3 4 है, E A C, और f ऑफ B मेरा क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 C E G, और आप देख सकते हैं इनमें अब कॉमन C के अलावा E भी आ चुका है। इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि A और B इस प्रकार से आप ढूंढिएगा। अगर आपको पूछा जाए यहां पर f ऑफ 1 क्या है, व्हाट इज f ऑफ 1, हेयर f ऑफ 1 इज E, व्हाट इज f ऑफ 2, f of 2 is A, what is f of 3, f of 3 and f of 4 is equal to C, f of 5 E, f of 6 G, और ये जो इनवर्स है देखिए, what is f inverse A, f inverse A is 2, What is f inverse B, कुछ नहीं, f inverse B, B की कोई, what is f inverse C, 3 and 4, what is f inverse E, 1 and 5, what is f inverse G, that is 6. f इनवर्स ऑफ G का यहां मतलब है उन सभी पॉइंट्स का सेट जिनकी डायरेक्ट इमेज G मिले, वो सारे एलिमेंट किस में आते हैं, f इनवर्स G में आते हैं। ओके, तो ये रिजल्ट्स थोड़ा एक बार यहां पर B के लिए ऐसे ही कुछ बना के देखिएगा और क्रॉस चेक करके एग्जाम्पल चेक कीजिएगा।
सो स्टूडेंट, अब मैंने क्योंकि यहां पर एफ इनवर्स की बात कर ली है, मैं एफ इनवर्स की बात वेरी गुड। टिंकल जी ने कहा है एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए था, वेरी गुड। कैसे कर पाते हो सब? किसी फंक्शन का इनवर्स और एलिमेंट के इनवर्स में डिफरेंस होता है। फंक्शन का इनवर्स, जैसे आपने कहा कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए था, अगर किसी फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है तो नो डाउट उसे बाइजेक्टिव होना चाहिए था। बट अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है? एफ इनवर्स ऑफ जी का मतलब द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए हुज डायरेक्ट इमेज, जिसकी डायरेक्ट इमेज क्या हो? ये जी हो। उन सभी ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनका डायरेक्ट इमेज आपको जी मिल जाए, उन सभी का जो समुच्चय होता है वो एफ इनवर्स जी कहलाता है। जैसा आप कह रहे हो मैं उसी पे आता हूं। आगे बढ़े। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फलन का प्रतिलोम। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन यानी फलन का प्रतिलोम। माना f जो कि a से b पर परिभाषित है, माना f a से b पर एकैकी तथा आच्छादक फलन है। माना f a से b पर एकैकी तथा आच्छादक फलन है। माना f a से b पर एकैकी तथा आच्छादक फलन है, तब फलन g जो b से a पर है, तब फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहेंगे। तब फलन g जो कि b से a पर है को फलन f का प्रतिलोम कहेंगे। तब फलन g जो कि b से a पर है को फलन f का प्रतिलोम कहेंगे यदि fog is equal to I and golf is equal to I। fog और golf दोनों I हो, जहां इस G को क्या लिखते हैं? F इनवर्स। जहां G बराबर F इनवर्स होता है विद्यार्थियों। अगर फलन F एकैकी तथा आच्छादक है तब आपको एक फलन G इस प्रकार से मिलता है, या तब फलन G इस प्रकार विद्यमान होता है कि ऐसा हो जाए। मैंने क्या लिखा है? माना f एकैकी तथा आच्छादक फलन है, तब फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहेंगे यदि ऐसा हो जाए। मेरे कहने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों होना चाहिए ये देखिए। जैसे a b c 1 2, क्या ये फलन एकैकी है? स्टूडेंट, क्या ये फलन a से b पर एकैकी है? 1 1 है? नहीं है, वेरी गुड। और ये ऑन टू यानी आच्छादक है? ऑन टू यानी आच्छादक है? हां सर, ये आच्छादक है क्योंकि जितने भी सह प्रांत यानी कोडोमेन के एलिमेंट है वो आंसर में भी आए हैं।
तो f क्या हो गया? f आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं है। अब मैं इधर आ गया, क्या f इनवर्स फलन है? क्या f इनवर्स फलन है? सर f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसको आप f इनवर्स कहना चाहते हैं, किंतु f इनवर्स विद्यमान नहीं है, किंतु f इनवर्स विद्यमान नहीं है। इससे मुझे पता लगा अगर f एकैकी नहीं होता तो इनवर्स विद्यमान नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, उसे एकैकी कर देते हैं। क्या दिक्कत है? एकैकी के कारण दिक्कत हो रही है तो एकैकी कर देते हैं। क्या ये f एकैकी है? 1 1। क्या f एकैकी यानी 1 1 है? हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल है। अब मैं इधर आ गया। अच्छा, ये आच्छादक था? आच्छादक था? ऑन टू? नहीं, ऑन टू नहीं था सर। 3, किसी का आंसर भी 3 नहीं है, या कह लो 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। इधर आ गया। क्या ये फलन है? नहीं सर, ये तो फलन ही नहीं है। यानी यहां पर f एकैकी है किंतु f आच्छादक नहीं है, किंतु f आच्छादक नहीं है और f इनवर्स विद्यमान नहीं हुआ। तो यानी अगर आच्छादक भी नहीं होता तब भी f इनवर्स विद्यमान नहीं होता। चलो अब एकैकी और आच्छादक दोनों करके देखता हूं। f क्या एकैकी है? बिल्कुल है सर। f आच्छादक है? बिल्कुल है। इधर आ गया। ये वाला फलन एकैकी है सर? यस। आच्छादक है? बिल्कुल है। फलन है, एकैकी है, आच्छादक। यानी जिस दिन फलन f एकैकी और आच्छादक होगा, f इनवर्स ना ही केवल विद्यमान होगा अपितु एकैकी और आच्छादक भी होगा। यहां पर क्या है? f एकैकी तथा आच्छादक है। f एकैकी तथा आच्छादक है। f इनवर्स विद्यमान है, f इनवर्स विद्यमान है तथा एकैकी तथा आच्छादक है, तथा एकैकी तथा आच्छादक है। तो आपने देखा कि अगर फलन f एकैकी और आच्छादक होता है तो f इनवर्स भी ना केवल विद्यमान है बल्कि एकैकी और आच्छादक दोनों है स्टूडेंट्स। गॉट माई पॉइंट? कि f इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, विद्यमान कब होता है? अगर f इनवर्स भी 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाए, और वो एग्जिस्ट करते ही 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाता है। यानी केवल इनवर्स निकालना कितना आसान है। मेरे को इधर आना है और इधर से इधर आना तो हमें बचपन से आता ही है। इधर से इधर तो आ सकते हो ना। और 1 1 होने का मतलब ग्राफ मुड़ना नहीं चाहिए। ग्राफ मुड़ गया तो दिक्कत हो। जैसे साइन मुड़ गया, साइन में दिक्कत है। तभी तो आपने साइन इनवर्स एक्स कभी नहीं सुना होगा। कि सुना है भाई? साइन तो मुड़ गया है, तभी तो साइन इनवर्स एक्स कभी नहीं सुना होगा। ऐसा सुना है क्या? चलो सुना है, वेरी गुड। चलो बढ़िया है, सुना है तो बस और क्या चाहिए, इतना अपने लिए बहुत है। तो देखें, चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। तो देखो, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कर लें। माना f r से r पर फलन है। माना f r से r पर फलन इस प्रकार है। माना f r से r पर फलन इस प्रकार है कि fx बराबर 2x + 3। मुझे बोला जा रहा है f इनवर्स x ज्ञात करो। सुनो,
मुझे क्या बोला हुआ है, माना एफ आर से आर पर फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 2x + 3, एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करो। अब मेरी बात जरा ध्यान पूर्वक सुन लो विद्यार्थियों, कि अगर आपके पास किसी एक ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, मान लो 4 ऑप्शन में ऐसा आ जाए एक कि एफ इनवर्स विद्यमान नहीं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि एफ इनवर्स विद्यमान हो भी रहा है कि नहीं, यानी एकाकी और आच्छादक है कि नहीं। वैसे ये देखा जाए तो विषम कोटि के बहुपद के लिए मैं किस चीज की गारंटी देता था, यहां पर तो मैं ठीक है, अगर चारों ऑप्शन में एफ इनवर्स एक्स बराबर दिस, एफ इनवर्स एक्स बराबर दिस दे दिया है तो एकाकी आच्छादक मत चेक करना, डायरेक्ट अटैक करना। बट अगर एक ऑप्शन भी ऐसा आ गया कि एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि भाई विद्यमान है भी कि नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट ने सही कहा, सर आपने बताया था कि अगर आर से आर पर विषम कोटि का बहुपद है तो आच्छादक यानी ऑन टू जरूर होगा, और डिग्री का पॉलिनोमियल जरूर और जरूर आर से आर पर ऑन टू होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अब 1 1 है कि नहीं, 1 1 के लिए मैंने कहा था अगर अवकलन हो पाए तो डेरिवेटिव बहुत काम कर देता है। डेरिवेटिव या तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा, और ये जो 0 के बराबर है ये किसी अंतराल यानी इंटरवल में ना हो जाए। डेरिवेटिव या तो हमेशा 0 से बड़ा या हमेशा 0 या 0 से छोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या हो गया, एकाकी। लीजिए काम खत्म हो गया, तो एफ इनवर्स विद्यमान होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ इनवर्स विद्यमान होगा। और एफ इनवर्स विद्यमान होने में क्या करते हैं, इधर के उधर ही तो आते हैं, और इधर से उधर आने का मतलब है x का y बना देते हैं, y का x, तो यहां से x निकाल लें, x = y - 3/2। और x किसके बराबर है, देखिए एफ इनवर्स y, f को इधर लाओ, एफ इनवर्स y यानी एफ इनवर्स एक ऐसा फलन है जो भी इसके अंदर इनपुट होगा निकलेगा क्या, वो -3/2। तो अगर एफ इनवर्स के अंदर t जाएगा तो क्या आएगा, t - 3/2। और आप देख पा रहे होंगे कि एफ इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, एफ इनवर्स एक्स प्राइम क्या है, यानी उसका डेरिवेटिव यानी अवकलन क्या है, 1/2, जो कि 0 से बड़ा है। यानी अगर कोई फलन वर्धमान हो जाए तो उसका इनवर्स भी वर्धमान होता है, और कोई फलन हाशमान यानी डिक्रीजिंग हो तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग यानी हाशमान ही होता है। हाँ, अगर मैं रेसिप्रोकल की बात कर दूं तो नहीं होगा ये बात, तो नोट करके लिख सकते हैं, यदि एफ एक्स वर्धमान, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यदि एफ एक्स वर्धमान या हाशमान हो तब एफ इनवर्स एक्स भी क्रमशः वर्धमान या हाशमान होगा। If fx is increasing or decreasing, then f inverse x is also increasing or decreasing. इनवर्स को लेके कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा तो है ही नहीं अपने पास, ज्यादा वो कष्ट नहीं दे रहा है हमें। हमसे क्या पूछेगा, डोमेन पूछ लेगा यानी प्रांत, पीरियोडिक पीरियड पूछ लेगा, उसका कुछ नहीं है ज्यादा देने को यहां पर। बट ये टॉपिक थोड़ा अलग था क्योंकि पूरे कैलकुलस का बेस है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चैप्टर में सिर्फ कहानी सुननी पड़ती है। अगला टॉपिक जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, उसमें ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी कहानी शुरू हुई फिर उस पर बेस क्वेश्चन, तो वो ऐसा नहीं है।
उम्मीद है समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है ना? जी जी जी, बस बस बस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब देखें आगे, एक क्वेश्चन लिखें। यदि एफ ए से बी पर फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यदि एफ ए से बी पर फलन इस प्रकार है, इस प्रकार का इनवर्स में आएगा तो थोड़ा ऐसा भी आ सकता है, और जो मैं इसके बाद कराऊंगा वैसा भी आ सकता है। इनवर्स में अगर पूछेंगे, यदि एफ ए से बी पर फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर दिस, तब ए तथा बी के तब ए तथा बी के किस मान के लिए एफ एक्स व्युत्क्रमणीय हो, तब ए तथा बी के किस मान के लिए एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है। क्या बोला हुआ है? यदि एफ ए से बी पर फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तब ए तथा बी के किस मान के लिए एफ एक्स व्युत्क्रमणीय है। तो स्टूडेंट, अगर आपने सुना था मेरी बात तो आपको पता है कि फंक्शन का इनवर्स, व्युत्क्रमणीय मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्रतिलोम विद्यमान है। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ग्राफ मुड़ने से रुक जाए। 1 1 और ऑन 2 बनाना, इसका मतलब क्या है? ये b क्या होगा? ये b हो जाएगा f की रेंज। जो भी f का परिसर आएगा वो तो आपका b बन जाना चाहिए, और a क्या बन जाना चाहिए? a ऐसा बन जाना चाहिए कि f एक ही रह जाए। यानी ग्राफ मुड़ना नहीं चाहिए। अब आपको यह पता है ये ग्राफ जैसा भी हो मुड़ेगा, ये ग्राफ जैसा भी हो मुड़ेगा। तो अब आपको बताना है कि आखिर ए क्या कहां से कहां तक हो वहां पर ग्राफ मुड़ेगा नहीं, और वैल्यू वाई कहां से कहां तक ले रहा है, बी कहां से कहां की वैल्यू लेगा। एक बार मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूं, कुछ कोशिश करो, फिर मैं आता हूं कि क्या करेंगे। ध्यान से देखिए, एफ एक्स को आपको व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल बनाना है, तो बताएं ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। भाई ग्राफ मुड़ गया तो एकैकी नहीं है, और ग्राफ एकैकी नहीं तो इनवर्स की तो बात ही नहीं होगी। बट यहां बोला जा रहा है कि यदि ए और बी की किस वैल्यू के लिए, नहीं अभी तक जिन्होंने दिया है सबने ही मिस्टेक की है। नहीं मुकेश, नॉट करेक्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा है? हर्ष थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक है। दो मिनट का समय और दे रहा हूं। ऑलमोस्ट सही है, हिरेंद्र ने इक्वल का साइन नहीं लगाया।
बिल्कुल सही मुकेश, सही है। अब ठीक है मनीष, वेरी गुड। दीक्षा, शाबाश। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूं भाई मैंने क्या करना था, बताओ। आप सोच के देखिए, समझ के देखिए क्या है। आपको क्या बोला हुआ है, आपको ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ मुड़ेगा, और ग्राफ मुड़ गया तो 1 1 on 2 है नहीं। देखिए x अगर 0 हो जाए तो y की वैल्यू 1 है। y की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको सॉल्व करोगे तो x रियल नहीं आ रहा, आयोटा में आ जाएगा। आयोटा में आ जाएगा मतलब वास्तविक रेखा को नहीं काटेगा। आपको यही तो देखना है, ग्राफ कहां से कहां मुड़ेगा। अब आपने देख लिया इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू आखिर क्या है? मिनिमम वैल्यू होती है -b/2a, जो कि क्या है -1/2। तो मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर मिलेगी वो है -आधा। मिनिमम वैल्यू -आधे पे मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्या, -d/4a। इसका मतलब -b² -4ac/4a, यानी 3/4। तो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 3/4। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ रहेगा, जो कि -½ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3/4। कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ है, ध्यान से देख सकते हो। कुछ ग्राफ इसका इस प्रकार का है। अब अगर आपको यह कहना है, और आपको पता है जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा, ये तो इन्फिनिटी पे जाएगा ही, क्योंकि सारा रोल तो x² प्ले करेगा। x इन्फिनिटी पे जाने पर ये इन्फिनिटी पे जाने वाला है। तो आखिरकार इसका रेंज जो है वो है 3/4 से ऊपर। अगर एकाकी और आच्छादक की बात चलेगी तो b को यही होना चाहिए। अगर आपको 1 1 on 2 बनाना है तो कोडोमेन और रेंज को बराबर होना पड़ेगा तभी, वरना 1 1 on 2 कैसे होगा? जब तक एकाकी आच्छादक दोनों नहीं होगा आप इनवर्स की चर्चा नहीं कर सकते हो स्टूडेंट। बट अगर आप इनवर्स की चर्चा करना चाहते हैं तो जो आपका रेंज है वही आपका सहप्रांत यानी कोडोमेन होना चाहिए। अब बात आई 1 1 की। 1 1 बनाने के लिए -½ के आगे का ग्राफ, क्योंकि मुड़ना नहीं चाहिए ग्राफ भाई, ऐसे तो बाद में मुड़ गया। -½ के आगे का या -½ के पीछे का ग्राफ, ये ग्राफ जो है ये दोनों मुड़ नहीं रहे हैं। तो आपका जो a हो जाएगा, ताकि एकाकी रह जाए, या तो -∞ से -आधे तक ग्राफ चले, यहां पर तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वैल्यू तो 3/4 से इन्फिनिटी तक आई रही है। या तो ये हो जाए या फिर एक इसके बराबर हो जाए -½ से लेके इन्फिनिटी तक की। तो यहां पर कुछ भी पुट करोगे आपकी वैल्यू, कभी ग्राफ मुड़ नहीं रहा। -½ से इन्फिनिटी, ग्राफ को मुड़ने से रोकना था, क्योंकि ग्राफ ऐसे करके यहां तो सबसे छोटी वैल्यू से जब आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये पूरा ले लो, यहां पर कोई समस्या नहीं है। तो ये जब होगा, इन दोनों में से कोई भी a अगर आपका आ गया तो आप क्या कहोगे, फलन अब एकाकी भी है आच्छादक भी है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्रतिलोम विद्यमान है। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, आपको बस सोचने वाली बात है
कि केवल वही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मैं जो कर्व कर चुका था उसी का यूज हो रहा है। और मैंने क्या किया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन पूछने को तो कैसे ही पूछता है, जैसे कि बढ़ू आगे, बढ़ लिया जाए आगे। कुछ भी दे देता मैं ऐसा, यदि f R से S पर फलन इस प्रकार है कि थ्री साइन एक्स 4 cos x प्लस 2, तब s के किस मान के लिए f आच्छादक होगा? s के किस मान के लिए s के किस मान के लिए f आच्छादक होगा? s के किस मान के लिए f आच्छादक होगा? वही बात है, बस आपका जो रेंज आ जाए वही अगर एस हो जाए तो आच्छादक हो गया। आप समझिए ना, आच्छादक कहते किसको है? आच्छादक का मतलब है, ऑन टू का मतलब है रेंज और कोडोमेन बराबर। तो एस तो आपका सह प्रांत यानी कोडोमेन है। ये क्या है आपका? ये आपका है क्या एस? ये आपका सह प्रांत यानी कोडोमेन है। अब आच्छादक कब होगा? पूछा गया है आच्छादक जब रेंज एस के बराबर हो जाए। रेंज ऑफ एस अगर एस के बराबर हो गया, अपना काम हो गया। अरे आच्छादक ही तो बनाना है, तो s जो है अगर रेंज के बराबर हो गया तो आच्छादक हो चुका है। अब रेंज निकालनी है, 3 sin x माइनस 4 cos x, कोई मंत्र थोड़ना पढ़ने हैं, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसका नेगेटिव, -5, 2 जोड़ दो, तो -3 से लेकर 7 तक। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है आपको, और ऐसा इनमें यह खास बात है कि अगर कोई फलन इस प्रकार है तो उसका इनवर्स इस प्रकार होगा। ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स है, और ये रेखा y बराबर x है, यानी रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रति, ये रेंज आ गया एफ एक्स का रेंज क्या आ गया? -3 से 7, तो s वही होना पड़ेगा, तो आपका ऑन टू हो जाएगा। तो s क्या हो जाएगा? ऐसा। और ये मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कहां मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर तीनों बराबर हैं। कई बार जो आपको क्वेश्चन आ जाता है, जो एग्जाम में आ सकता है, एक और क्वेश्चन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, बोलूं?
बोल दिया जाए? हाँ विश्व प्रताप जी, बोल दिया जाए? ठीक है। यदि f(x) बराबर 2x + 3, यदि f(x) बराबर 2x + 3 तो x का मान ज्ञात करें, तब x का मान ज्ञात करें, तब x का मान ज्ञात करें जिसके लिए तब x का मान ज्ञात करें जिसके लिए f(x) बराबर f इनवर्स x होगा। यदि f(x) बराबर 2x + 3 तब x का मान ज्ञात करें जिसके लिए f(x) बराबर f इनवर्स x होगा। तो x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए f(x) बराबर f इनवर्स x है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो ये रहा f(x), फिर आप f इनवर्स x निकालेंगे। भाई जब आपको बोल दिया ऐसा x निकालें जिसके लिए f(x) और f इनवर्स x बराबर हैं, तो आप ऐसा करेंगे, ये बन जाएगा 4x + 6, यहां से आ जाएगा 3x बराबर -9, 3x बराबर -9, और यहां से आ जाएगा x बराबर -3। आप ऐसे भी जा सकते थे और आप ऐसे भी देख सकते थे कि सर जहां पर f(x) और f इनवर्स x बराबर होता है वहां पर y मतलब f(x) x के बराबर भी होता है, क्योंकि भाई जहां पर y f(x) और f इनवर्स x ये एक दूसरे के y बराबर x क्या होती है, इसके लिए एक मिरर इमेज होती है, यानी एक तरह से y बराबर x इसके लिए कांच का काम करेगा। जैसा f(x) उसका इनवर्स उसके यहां, आप जितना दूर जाओगे अंदर वाला आदमी भी उतना दूर जाएगा, आप हाथ पास में ले जाओगे अंदर वाला आदमी भी हाथ पे ले जाएगा। समझ रहे हो? अंदर वाला आदमी भी, और दोनों बराबर कब होंगे, दोनों चिपकेंगे कब, जब आप दोनों, आप और वो दोनों इस सरफेस को टच करेंगे। वो जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, जब उसको आपका हाथ भी मिलेगा उसका हाथ भी मिलेगा, यानी y बराबर x लाइन पर दोनों मिलेंगे। ठीक है ना? ऑन द सरफेस, जब सरफेस के ऊपर आओगे तब आप कहोगे कि हां अब ये दोनों बराबर हैं। जैसे मैं अभी आज बच्चों को बता रहा था, जैसे ये चेयर है, चेयर दिख गई, टूटी हुई फटी हुई चेयर। अगर मैं इस पे बैठता हूं तो मैं कहूंगा आई एम सिटिंग इन द चेयर, और अगर मैं इसकी डंडियां हटा दूं तो मैं कहूंगा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। क्योंकि जब तक इसकी डंडियां नहीं हैं तो मैं उसके सरफेस पे बैठा हूं, ऑन। डंडियां लग गई तो इसका मतलब मैं चेयर के अंदर चला गया, तो आई एम सिटिंग इन द चेयर। इसी तरह जो ये दोनों हैं सरफेस के ऊपर आएंगे, ये दोनों जो सरफेस के ऊपर आए हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप जितना बाहर जाते हो वो अंदर वाला आदमी भी उतना बाहर जाता है, आप नजदीक आओगे तो अंदर वाला आदमी भी उतना नजदीक आएगा, और दोनों मिलोगे कहां, बिल्कुल जब दोनों ही बराबर होंगे। तो f(x) और f इनवर्स x किस पे मिलेंगे, उस कांच पर ही मिलेंगे, और वो कांच कौन है यहां, y बराबर x। तो जहां पर f(x) और f इनवर्स x बराबर है वहां x भी बराबर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो f इनवर्स x निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू x कर दीजिएगा, दैट्स इट, और आपका काम खत्म हो जाएगा। केवल इतना काम करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। अर्थात लिखें
फलन fx का प्रतिलोम फलन fx का प्रतिलोम रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है। फलन fx का प्रतिलोम रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब होता है। तो कई बार पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो आपको जो मैंने a और b बोला था वैसा आ सकता है, क्वेश्चन fx दिया जाएगा, उसका डायरेक्ट इनवर्स पूछ लेगा। एक तरीका ये हो सकता है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा या कुछ दे देगा a और b बताएं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर f ऑफ x और f ऑफ इनवर्स x बराबर है तो बताइए किस x के मान के लिए है। ये उसका जो मन करेगा वो तो अब उसके पास पावर है। सॉरी, देखिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड ग्रेड वाले इसे डिटेल में वैसे करेंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, बट ठीक है, डोमेन वैसे हमें इनवर्स निकालने वाले डोमेन आते तो नहीं है, बट कई किताबों में आप देखोगे तो ज्यादा नहीं तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के कुछ क्वेश्चन दिखते हैं। और मैं अगर मुझे इंटीग्रेशन कराने का मौका मिलता है तो मैं उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में टैन इनवर्स या कॉट इनवर्स या साइन इनवर्स डाल सकता हूं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। तो gx बराबर साइन एक्स। अब आप देखिए ग्राफ अगर मुड़ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वैसे भी साइन का डोमेन क्या होता है, ये रहा साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ ये रहा, जिसका डोमेन क्या होता है, पूरा आर, और इसका परिसर यानी रेंज क्या होता है, -1 से 1। बट इस स्थिति में इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। हां, अगर मैं -π/2 to π/2 चला जाऊं तो देखिए सर आंसर -1 से 1 के बीच में है और ग्राफ एकाकी भी हो रहा है, सर देखिए अगर आप π/2 से 3π/2 तक चले जाएं तो देखिए सर आंसर -1 और 1 के बीच में आ रहा है और ग्राफ एकाकी भी हो रहा है। सर अगर आप 3π/2 से 5π/2 चले जाएं तो भी सर ग्राफ एकाकी भी हो रहा है और वैल्यू -1 और 1 के बीच में भी ले रहा है। तो इनमें से आप कोई भी एक ब्रांच ले लेते तो भी आप इनवर्स की चर्चा कर सकते थे। आप कोई भी एक ब्रांच ले लेते, जैसे कि आपने सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो उसमें एक मुख्य कोणांक यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है जिसकी वैल्यू -π से लेकर π तक लिखी होती है। और आप देखते हैं कि मेन मुद्दा यह है कि इसका गैप 2π होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते थे 0, π - θ, π + θ, 2π - θ, 2π तक पहुंचते थे, जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या पहुंचते हैं, 0, π - θ, रुक जाते हैं, फिर क्लॉकवाइज, ठीक है ना, फिर दिशा अपनी चेंज कर देते हैं। तो वही बात है, गैप कोई भी हो सकता था, बस उन्होंने अब क्या लिया, ज्यादातर जो पॉजिटिव साइड हो और मूल बिंदु को रखता हो। तो उन्होंने क्या किया, इसे एक प्रिंसिपल ब्रांच माना -π/2 से π/2 यानी इस ब्रांच को, और तब से हम इसी पे काम करने लगे, -π/2 से π/2। तो अब मैं अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करूं, रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित प्रांत, तो मैंने अपने डोमेन को प्रतिबंध लगा दिया और डोमेन बन गया मेरा -π/2 से π/2। अगर मेरा साइन में -π/2 से π/2 तक का प्रांत है, मैं ग्राफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मगर फिर भी, और इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 1। डोमेन क्या है, -π/2 से π/2,
और रेंज क्या है -1 से 1। अब आप देख सकते हो इस डोमेन में ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही है। अब मैंने क्या किया, मैं इधर आ गया और डोमेन बिकम रेंज और रेंज बिकम डोमेन, और अब मेरा जो जी इनवर्स निकल रहा है, जिसको मैं यहां एफ बोल रहा हूं, वो कहां से कहां हो गया, -1 से 1 डोमेन, और इसका परिसर -π/2 से π/2। स्टूडेंट याद रखने के लिए ऐसा भी कर देते हैं कि सर अगर साइन का रेंज यानी परिसर -1 से 1 है तो साइन इनवर्स का प्रांत यानी डोमेन -1 से 1 है। और अगर वैसे मैं इसका ग्राफ पे बात करता तो काफी आसान था। ग्राफ काफी आसान था, डोमेन है -1 से 1, रेंज है -π/2 से π/2। अब आप देख सकते हैं y बराबर x लाइन के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा। और आप देख रहे हो यहां π/2, 1 है तो यहां 1, π/2 है। ये π/2 वाली लाइन और ये -π/2 वाली लाइन। तो ये आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया, क्योंकि ये अगर एकाकी और आच्छादक था तो इसको भी एकाकी और आच्छादक होना ही था। खैर मैं इसके ग्राफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो बन रहा है बनने दो। मैं इसमें इंटरेस्टेड था, मैं केवल इसमें इंटरेस्टेड था। तो ये साइन का ग्राफ था, इसकी अलग अलग ब्रांच थी, सभी ब्रांचों में अलग अलग ब्रांच में ये एकाकी आच्छादक हो रहा था, जहां इनवर्स की चर्चा कर सकते थे। कोई भी, जैसे आपने माध्यिका निकाली है, मीडियन, इसका मीडियन कहते हैं, मीडियन यानी माध्यिका एक ऐसी संख्या होती है जिसके आगे जितनी टर्म है पीछे भी उतनी टर्म है। तो 2 टर्म हटाओगे तब तो कुछ नहीं बचा, तो 1 हटाई, तो 3 और 5, तो ये दोनों ही क्या है, इसकी माध्यिका यानी मीडियन। बट कोई 3 लेने लगा, कोई 5 लेने लगा, कोई इसके बीच की कोई भी संख्या लेने लगा। तो सभी के आंसर्स में जो स्टैटिस्टिशियन थे उनके आंसर में काफी तुलना, वेरिएशंस आने लगा। किसी का आंसर कुछ आ रहा, किसी का कुछ। तो उनकी तुलना प्रॉपर हो पाए तो हम किस कंक्लूजन में पहुंचे कि जब भी 1 से ज्यादा माध्यिका आ जाए तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का माध्य यानी मीन ले लेंगे। और हम क्या पहुंचे, अगर 3 और 5 हमारा माध्यिका आती है तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे केस में मीडियन कैसे निकालेंगे, 3 + 5/2 यानी 4। जबकि ऐसा हमेशा नहीं था, 3 और 5 दोनों ही इसके मीडियन है और इसके बीच की हर संख्या भी इसका मीडियन है ना। तो ठीक है, वो अभी मेरा कंसर्न नहीं है ये, वो जब स्टैटिस्टिक्स आएगा तब की बात है। अच्छा, प्रांत ज्ञात करें। एक मैं ट्राई करता हूं,
सबसे पहला स्टेप क्या है? लॉग कहता है मेरे अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा होना चाहिए। बताइए एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा कब होता है? एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा कब होता है? एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा कब होता है? बिल्कुल सही सर, हमेशा होता है सिवाय 0 के। 0 ना हो बाकी हमेशा एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा होता है। दूसरी बात, पहले लॉग ने कह दिया मेरे अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स के अंदर क्या पुट होता है? -1 से 1। सर साइन इनवर्स के अंदर की चीज जो है, साइन इनवर्स के अंदर की चीज -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स तो केवल -1 से लेकर 1 तक ही परिभाषित है। दोनों साइड 2 की पावर कर दिया। दोनों साइड 2 गुना कर दिया। अब ये सॉल्व करना नहीं आता तो अलग बात है। एक्स स्क्वेयर 1 या 1 से बड़ा, तो आप देखिए एक्स स्क्वेयर 1 या 1 से बड़ा कब होता है? जब x 1 से बड़ा या 1 या x -1 से छोटा या -1। x अगर 1 या 1 से बड़ा हो जाए तब भी एक्स स्क्वेयर 1 या 1 से बड़ा है। जब x -1 या उससे छोटा हो जाए तब भी एक्स स्क्वेयर 1 या 1 से बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। और एक्स स्क्वेयर 4 से कम का मतलब, एक्स स्क्वेयर 4 से कम का मतलब x -2 और 2 के बीच में, x -2 और 2 के बीच में। अब x -2 और 2 के बीच में भी होना चाहिए, 1 से बड़ा या -1 से छोटा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये कह रहा है सिर्फ 0 छोड़ना है, 0 तो वैसे ही छोड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया? -2 से -1 यूनियन 1 से 2। पेपर में बट डोमेन से हमें दिक्कत होती नहीं, बीच का कोई भी पॉइंट पुट कर दो। अभी फेल करके दिखा दूं सर, आधा देख लेते हैं एक बार। चलो आधा देख लें, आधा देखें। आधे का स्क्वायर 1/4, 1/4/2, 1/8। सर 1/8 आया है, चलो बढ़िया है। सर 1/8 आया है, ठीक है 1/8 आया है। 1/8 का मतलब टू की पावर -3 यानी -3। साइन इनवर्स -3 परिभाषित ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं। साइन इनवर्स तो -1 और 1 के बीच में परिभाषित है, यानी जो आप आधा ले रहे हो वो गलत है, सवाल ही नहीं पैदा होता। बस ऐसे करके पुट करके ही तो देखना है डोमेन का। तो जरा एक बार ये ट्राई कर लें, करें ट्राई। अगला सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी अमित जी, समझ आ रहा है कुछ? कैसे चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड, थैंक यू। टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं ना? सही ना पढ़ाए तो मुझे बता देना।
देखें अब क्या आता है इसका। मैं बढ़ता हूं, इस प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। तो इस प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं तो मैं इसको हटाऊं या अगले पेज पे ही करूं। अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स लॉग बेस 2x। सर लॉग के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। वेरी गुड। साइन इनवर्स कहता है मेरे अंदर वाली चीज तो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। साइन इनवर्स कहता है मेरे अंदर वाली चीज -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगला, रूट कहता है मेरे अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 3 बातें हैं। इसने तो कहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका काम तो हो गया। अब ये क्या है, दोनों साइड 2 कर दिया। यानी x आधे से लेकर 2 तक होना चाहिए, इसने ये बोला है। अब इसने क्या बोला है, साइन इनवर्स 0 या 0 से बड़ा। और साइन 0 से बड़ा कब होता है भाई, साइन की वैल्यू तो -π/2 और π/2 के बीच में होती है। साइन का जो आंसर होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है। 0 या 0 से बड़ा मतलब 0 से π/2 होना। और 0 से π/2 कब होता है, जब आप 0 से लेकर 1 तक पुट करते हो। अरे साइन इनवर्स का ग्राफ अभी आपने देखा सर, जब 0 से लेकर 1 तक पुट करते हैं तभी आपका आंसर 0 या 0 से बड़ा होता है। ऐसा ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन का आंसर 0 या 0 से बड़ा कब होता है, जब आप 0 से 1 पुट करोगे। जब ये 0 से 1 पुट होगा, जब साइन इनवर्स के अंदर 0 से 1 तक पुट होता है तभी उसका आंसर 0 या 0 से बड़ा रहता है। भाई साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 के बीच में है। आंसर इतना है, पुट क्या कर सकते हो, -1 से 1 के बीच में। जब -1 से 0 तक पुट करते हो, जैसे -आधा, साइन इनवर्स के अंदर अगर आपने -आधा पुट कर दिया तो पहले तो ये माइनस बाहर आ जाता है, फिर साइन आधा π/6 हो जाता है। और आप कहते हो देखो मेरा आंसर -π/2 और π/2 के बीच में ही है, बट आया नेगेटिव है। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तब आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो जब आप 0 से लेकर 1 तक पुट करेंगे, क्योंकि पुट तो -1 से 1 होगा, जब आप 0 से 1 तक पुट करेंगे तभी साइन इनवर्स 0 या 0 से बड़ा नंबर देगा। 2 की पावर कर दी और सभी बातों को मिला दिया जाए। एक ने कहा है x 0 से बड़ा, एक ने कह दिया x 0 से बड़ा, एक ने कह दिया ½ से लेकर 2 तक, एक ने कह दिया 1 से लेकर 2 तक। तो तीनों एक साथ कहां राजी हैं, 1 से 2। तो आंसर है 1 से 2। तो साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज ये ध्यान होना चाहिए। ये तो आसान ही होता है वैसे, क्योंकि साइन का रेंज सबको पता होता है -1 से 1। तो साइन इनवर्स में क्या करना है, उल्टा ही करना है। ओके, तो कोई बात नहीं। सेकंड वन, f(x) बराबर cos इनवर्स x, gx बराबर cos x। अब cos कैसा होता है हम सबको पता है, जग जाहिर है cos कैसा होता है। cos ऐसा, cos का डोमेन क्या होता है, पूरा r। बट cos का आंसर कहां से कहां तक आता है सर, cos का आंसर -1 और 1 के बीच में से आता है।
सर कॉस का आंसर -1 और 1 के बीच में से आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें सर? ये देखिए इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो 0 को रखे और पॉजिटिव साइड हो, 0 से पाई, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये रहा, रिस्ट्रिक्टेड वाला कर्व जिसका डोमेन क्या होता है 0 से पाई, -1 से 1। इनवर्स निकालना है, इधर आ जाओ, डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। तो जी इनवर्स क्लोज इंटरवल -1, 1 से 0 टू पाई। तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई। मैं तो जब पढ़ता था 11th 12th वगैरह में, तो मैं तो बस ये याद रखता था कि असल में कॉस का जो प्रतिबंधित प्रांत है यानी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या है। बाद में उल्टा करना, तो उल्टे काम तो हमें बचपन से आते ही हैं कि नहीं आते? हाँ मनीष, आते कि नहीं? ये रहा y बराबर x। अब ये रही लाइन, ये इसकी इमेज ये होगी, क्योंकि 0,1 के लिए यहां 1,0 आएगा। मेरा मतलब क्या हुआ? ये जो आया है ये ऐसे, इसका प्रतिबिंब इस वाइट वाले का प्रतिबिंब ये आ जाएगा, इस वाइट वाले का प्रतिबिंब ये आ जाएगा, इस वाइट वाले का प्रतिबिंब ये आ जाएगा, वाइट वाले का प्रतिबिंब ये आ जाएगा। और ये जो है, अब इसका प्रतिबिंब इस लाइन के लिए निकालना है। अब ये जो रह गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका प्रतिबिंब आपको निकालना है, और जो कि 0 से पाई तक होगा। और 0 से पाई मतलब ये देखिए, अब आप अगर इसका ग्राफ को देखो ध्यान से, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर π/2 पर वैल्यू 0 आ रही थी, तो यहां पर क्या होगा 0, π/2। यहां पर पाई पर वैल्यू -1 आ रही थी, पाई पर वैल्यू -1 आ रही थी, तो यहां -1 पर वैल्यू पाई आएगी, -1 पर वैल्यू पाई आएगी, ऐसा। और यहां पर 0 पे 1 था, तो यहां पर 1 पे 0 होगा। देखिए वहां π/2 0, तो यहां 0 π/2। ये है कॉस इनवर्स का ग्राफ, जो कि इसका इनवर्स इमेज ऐसी हो जाएगी, इसको मिरर इमेज ऐसी, जितना ये दूर उतना इसकी इमेज दूर। यही जो है, यही चीज उठ के ऐसे आएगी और ऐसे बन जाएगी, यही चीज उठकर ऐसे आ रही है, मिरर इमेज। मैं कह रहा हूं मैं ग्राफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड सिर्फ इसमें हूं, मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं, उसमें बिल्कुल भी इतना भी 0.1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूं।
ओके। अच्छा देखें, थर्ड, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स और जी एक्स बराबर tan एक्स। tan एक्स क्या होगा? sin एक्स बाय cos एक्स। tan एक्स क्या होगा? sin बाय cos। तो इसके डोमेन में क्या है? कुछ भी पुट कर दीजिए सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कुछ भी पुट कर दीजिए सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और tan का रेंज क्या होता है? पूरा r। आप देख सकते हैं ये रहा। यहां पर tan 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है। भाई अगर आपने ये दोबारा बना दिया तब तो लाइन एक से ज्यादा बार काट जाएगी, एक एक ही होगा ही नहीं। एक एक ही बनाने के लिए यही ब्रांच है। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा? ना माइनस पाई बाय 2 है ना पाई बाय 2, तो ऐसा प्रतिबंधित प्रांत। प्रतिबंधित प्रांत। और अगर आप इसका इन्वर्स निकालते हैं तो r से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उल्टा हो गया। अब क्या करना है? ये ऐसे था, ये देखिए यहां पर जो मेरा रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीज करेगा। ये ऐसे, इन्वर्स ऐसे। ये रहा tan इनवर्स x। और आप देख रहे हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इन्वर्स भी इंक्रीज कर रहा है। माइनस पाई बाय 2 से पाई। आप देख सकते हो जैसे जैसे x पाई बाय 2 था ये इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पर इन्फिनिटी, तो यहां इन्फिनिटी पर पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाय 2। ये रहा माइनस पाई बाय 2, ये रहा पाई बाय 2, ये रहा tan इनवर्स x। ग्राफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, फिर कह रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं है ग्राफ से। वो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखूंगा तब देखेंगे, जो भी कराएंगे दोनों में से वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, जी एक्स बराबर कॉट एक्स। कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। कॉट एक्स होता है कॉस बाय साइन। कुछ भी पुट करना मगर ऐसा मत पुट करना कि साइन 0 हो जाए। पूरा r में से कुछ भी पुट करो सिवाय n पाई के, और आंसर क्या है? पूरा r। ये तो हमें पता ही है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अरे पॉजिटिव साइड और 0 को रखता हुआ दिखे। रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया? 0 और पाई हटा दो। इनवर्स इनवर्स में क्या करना पड़ता है? डोमेन बन गया रेंज और रेंज बन गया डोमेन। डोमेन बन गया रेंज और रेंज बन गया डोमेन। डोमेन बन गया रेंज और रेंज बन गया डोमेन। अब क्या करना है?
इनवर्स देखो, आंसर 0 से पाई, पाई टच नहीं होगा, डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज करेगा। ये π/2 पे 0 था, ये 0 पे π/2 होगा। पूरा R तक जाएगा, R तक जाएगा तो ये रहा। और आप देख सकते हो यहां पर जैसे जैसे x 0 पे जा रहा है, 0 पे इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी पे 0। सर पाई पे -∞, सर -∞ पे पाई, डिक्रीज। ऐसा cot x हो जाता है। बट 1 1 1 ऑन टू रहे हैं सारे, क्योंकि फंक्शन अगर एक एकी और आच्छादक होते हैं तभी उसका इनवर्स एक एकी और आच्छादक होता है। इनवर्स तो विद्यमान होते ही एक एकी और आच्छादक दोनों हो जाते हैं। एक एकी और आच्छादक दोनों हो जाते हैं। ऐसा, चलो कोई बात नहीं। fx बराबर कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट x, कोसिकेंट मतलब 1/sin। ऐसे में आपको क्या करना है, केवल साइन का डोमेन देख लेना है। चलो अभी तो इसका देखें, कुछ भी पुट कर देना सर सिवाय n पाई के। और कोसिकेंट में आपका रेंज क्या आ रहा था, -∞ से -1, याद है, यूनियन 1 से इंफिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो साइन का है ना वो याद रख लो, 1/sin में साइन का याद रख लो रिस्ट्रिक्टेड, उसमें से वो पॉइंट हटा दो जहां पर साइन 0 हो रहा है। सीकेंड में भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा, तो जी इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स में क्या करना है, डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। इतना ही तो काम करना है। -∞ से -1 यूनियन, भाई इतना पता होना चाहिए। ग्राफ चाहे पता हो चाहे ना पता हो, हमारी सेहत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर भी ये रहा साइन, क्या करते हो आप, कोसिकेंड में पीठ से पीठ मिला देते हो, ये 0 मान के चल रहे हैं। ये रहा कोसिकेंट का हरे वाला ग्राफ। अब हरे वाले में वही -π/2 to π/2 है डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 to π/2 है। तो आप देखिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कैसे बनेगा,
माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, साइन का माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ये रहा। तो ये देखिए ये भी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू लिखा है। तो अब ये ग्राफ कैसा है, 1 यूनिट छोड़ा 1 यूनिट छोड़ा, अब क्या है, ये रहा पाई बाय टू, ये रहा माइनस पाई बाय टू। ये रहा बेसिकली कोसिकेंट एक्स का ग्राफ। देख लीजिए ये रहा कोसिकेंट एक्स का रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ। ध्यान से देख लीजिए कोसिकेंट एक्स का रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ। आप देख लीजिए यहां पर जब x 0 से पाई बाय 2 जा रहा है, ध्यान से, जब x 0 से पाई बाय 2 जा रहा है तो आपका आंसर एक तो डिक्रीज हो रहा है। x जब 0 से पाई बाय 2 जा रहा है तो आपका आंसर इंफिनिटी से 1 तक आ रहा है। x जब 0 से पाई बाय 2 है, यहां x 0 से पाई बाय 2, तो आंसर इंफिनिटी से 1 तक, इंफिनिटी से 1 तक। तो यहां पर जब भाई यहां इनपुट 0 से पाई बाय 2 तक था, इनपुट 0 से पाई बाय 2, आउटपुट 1 से इंफिनिटी। यहां पर इनपुट 1 से इंफिनिटी, इनपुट 1 से इंफिनिटी, ये तो है पाई बाय 2 पे 1, ये वो वाली लाइन। अब आप देखिए जब 1 से इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, ये पहले डोमेन था, ये रेंज, अब ये डोमेन बनेगा, डोमेन 1 से इंफिनिटी। और आंसर आपका क्या है, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 वाली लाइन ये रही। पहले 0 पर इंफिनिटी था, अब इंफिनिटी पर 0 होगा, इंफिनिटी पर 0। पहले पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 थी, अब 1 पर वैल्यू होगी पाई बाय 2। कुछ ऐसा जो कि इसका है, कुछ इस प्रकार। उसी प्रकार माइनस पाई बाय 2 से 0, आंसर कहां है, माइनस पाई बाय 2 से 0 तक जाता है, तो आंसर आपका माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच में घूमता है। तो आप देख रहे हो जब आपका 0 की तरफ जाते हो तो आपका आंसर कहां आता है, माइनस इंफिनिटी, और डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है। एक स्टूडेंट सर क्या करा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ करा नहीं रहा हूं, मैं तो ग्राफ बनवा रहा हूं। मैंने कहा ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतना समझना है आपको कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये पता लग गया ये कैसे कैसे आया है। वैसे ये भी अच्छी बात है, ये 11वीं 12वीं का बच्चा समझता है, वैसे पता है आपको, ये 11वीं 12वीं के बच्चे के लिए है। हाँ पूजा जी, पूजा यादव जी, पता है इसमें मैंने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स कब पढ़ा था आपने, साइन इनवर्स एक्स जिंदगी में कब पढ़ा था, 11वीं में, याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बस तो ये तभी का है।
यहां -π/2 पर -1 आया था, यहां पर -1 पर आंसर -π/2 आ जाएगा। छोड़ो, ऐसा कर रहे हो तो -1 पर -π/2 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस इसका ग्राफ ऐसा है, ये रहा इसका ग्राफ। छोड़ो, 1 पर π/2, -1 पर -π/2, π/2, ये -π/2। यहां पर π/2 पर 1 था, यहां 1 पर π/2, यहां -π/2 पे -1 था, यहां -1 पे -π/2, यहां 0 पे इन्फिनिटी था, यहां इन्फिनिटी पर 0 है, यहां पर 0 पे -इन्फिनिटी था, यहां पर -इन्फिनिटी पे 0 है। दैट्स इट। लो, ये रहा ग्राफ कोसिकेंट इनवर्स का। हमें सिर्फ ये करना है। अब सुन लो कि ये मैंने क्या किया था। ये मैंने ऐसे किया था, तभी मैं पहले डर रहा था इसे कराने को। ये मैंने क्या किया, कोसिकेंट जो कि 1/sin होता है। अब आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर अब मुझे इसके डोमेन यानी प्रांत की बात करनी है तो क्या है, साइन कहां 0 होता है उन पॉइंट्स को हटा दें। साइन कहां 0 होता है, n π पे, r - n π वो हटा दिया। और मैंने कोसिकेंट का रेंज उस समय भी किया था, ये रहा रेंज, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। और अब आगे फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको एक हिंट दे दी थी कि भाई साइन का ही आप प्रतिबंधित प्रांत देख लीजिए। साइन का प्रतिबंधित प्रांत क्या है, -π/2 से π/2। उनमें से क्या हटाएंगे, n π वाला, इसके बीच का पॉइंट 0। बस अब उसके बाद डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। बस काम खत्म। इतना ही कराया मैंने। ये तो मैं वैसे ही टाइम पास कर रहा था। ये है मुद्दा, ये अपना मेन मुद्दा है। मुद्दे की बात इतनी है। मुद्दा समझ आ गया, वो मुद्दा ही है, बस उतना। और आप देख रहे हो ये भी 1/1 है। अरे यहां तो ये चल रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक एकी आच्छादक नहीं होगा तो फलन का इनवर्स विद्यमान नहीं है। वो तो मैंने बता दिया था कि इसका रेंज वगैरह ये होता है। मैं तो दिखा रहा था कि शक्ल कैसी होती है। वैसे अगर कोई शक्ल देखने में इंटरेस्टेड था, शक्ल देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो मैं क्यों शक्ल दिखाऊं। लो, f(x) बराबर सीकेंट इनवर्स x, gx बराबर सीकेंट x, सीकेंट x मतलब 1/cos x, 1/cos x। अब बताओ मुझे सीकेंट का डोमेन क्या होता है। सर कुछ भी पुट कर देना, ऐसा मत पुट करना कि cos 0 हो जाए। और cos 0 कहां होता है सर, π/2 के विषम मल्टीपल में। और डोमेन क्या हो गया, -इन्फिनिटी से -π/, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सर क्या करें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, बिल्कुल। और आप बस कॉस का देख लो कि कॉस का प्रतिबंधित प्रांत क्या होता है। सर कॉस में से, कॉस का 0 से पाई होता था, लिख दो 0 से पाई। आपको वो कॉस दिखना चाहिए। सर कॉस ऐसा लिया था आपने, 0 से पाई, उसमें से क्या हटा दो, इनमें से जो पॉइंट है। और ये रहा अपना मुद्दा। अब क्या करो, इधर आ जाओ, डोमेन बिकम रेंज और रेंज बिकम डोमेन। ये रहा इनवर्स, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये रहा, बस ये रहा सेकंड इनवर्स x।
और क्या मंत्र पढ़ रहा हूं क्या मैं? इतना आसान काम। टिंकल के लिए क्वेश्चन है, टिंकल की ट्विंकल पता नहीं कौन है, जो भी है। यदि करना सबको है, एफ आर से आर पर फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एफ इनवर्स 17 और एफ इनवर्स -3 निकालो। जी जी टिंकल जी, वैसे तो इसका फंक्शन का इनवर्स बोले तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अब आपको बोला है एफ इनवर्स 17, जो भी है, यानी 17 की प्री इमेज आपको ये बोला है, यहां बोल दिया 17 और अब आपको बोल दिया 17 आखिर किसका आंसर है, किस एक्स के लिए आंसर 17 आएगा। एफ एक्स बराबर 17, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 17, एक्स स्क्वेयर बराबर 16, सो एक्स -4, तो एक्स माइनस एफ इनवर्स 17 क्या हो गया, -4 और 4, तो सर -4 का आंसर भी 17 आने वाला है और 4 का आंसर भी 17 आने वाला है। इसी टाइप से हम क्या देख लेंगे, एफ इनवर्स -3, हां सर अब ये गलत है, असंभव, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो फंक्शन का इनवर्स और एलिमेंट का इनवर्स में कुछ फर्क है। यहां पर ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनके प्रतिलोम विद्यमान है, बट फलन का थ्रू आउट इनवर्स विद्यमान नहीं है। एलिमेंट के इनवर्स, हाँ जी टिंकल जी, पता लग गया मैं क्या कहना चाह रहा था। एक क्वेश्चन लिखे, यदि एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है जो निम्न संबंध को संतुष्ट करे, जो निम्न संबंध को संतुष्ट करे तथा FO4 = 65,
स्टूडेंट्स जब भी ये रिलेशन आ जाए कमिट टू मेमोरी, क्योंकि आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, जब भी fx एक बहुपद है जो इसे सेटिस्फाई करेगा तो वो बहुपद ऐसा होता है, इस शक्ल का होगा। अब वो प्लस है कि माइनस है वो मैं पहले नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो ये जो कंडीशन दी होगी ये यही बताएगी। इसी कंडीशन से हम बता पाएंगे कि वो प्लस होने वाला है या माइनस होने वाला है। तो वो अब आपको देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस में से आखिर क्या होगा, प्लस माइनस में से आखिर क्या होगा, जहां n और इसको वैसे कैसे किया जाता है, माना fx बराबर, वैसे कैसे किया जाता है, माना fx बराबर a0 प्लस a1x। मैं कर भी लेता, फिर कोई बच्चा कहेगा सर क्या कर रहे हो, डरा तो तुम मुझे वैसे ही देते हो। ऐसा लेता fx, x की जगह 1/x रखता और फिर तुलनाएं करना शुरू करता गुणांकों की, और वहां से गुणांकों की तुलनाएं करते करते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता। मैंने आपको हिंट दे दी है कि मैं क्या करता, और वहां से जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो ये है, कमिट टू मेमोरी, याद रखने योग्य। तो ये क्या है, 4 पुट करें गिवन इंफॉर्मेशन में, पैंसठ में 64, तो ये n3 है, आप देख पा रहे हो n3 है, और यहां प्लस का साइन चलेगा तभी बात बनेगी। तो n बराबर 3 और fx बराबर x की पावर 3 प्लस 1। तो ये वो बहुपद था जो 4 पुट करके 65 दे रहा है। देयरफॉर f ऑफ 6 क्या हो गया, 6 क्यूब प्लस 1 यानी 217, यानी 217 हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन समाप्ति की घोषणा करने से पहले, फिर हम इस, मैंने अगर परेशान किया हो तो माफी, और ये टॉपिक अब खत्म। अब वो ये एक्चुअली पूरे कैलकुलस के लिए हम पढ़ रहे थे, इसीलिए ऐसा था, वरना कॉम्प्लेक्स अब समिश्र संख्या पढ़ोगे तब ऐसा नहीं होगा। आप कुछ पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर कुछ पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस आएंगे। ये टॉपिक भी लंबा ही होता है, क्योंकि मेथड तो ये है, आवर्तकाल ज्ञात करें। आवर्तकाल बताएं, fx बराबर sin x प्लस tan x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 स्क्वेयर tan x बाई 2 क्यूब डॉट 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 प्लस कहां तक जा रहा है, साइन एक्स की पावर 2n माइनस 1 tan x बाय, इसका पीरियड बता दे अच्छे विद्यार्थियों की तरह, इस फलन का पीरियड यानी आवर्तकाल बता दे। तो क्या करो, ये भी चला दे करो, चला दो। ये देखो यहां भी एंड में x के नीचे 2 की एक पावर है कम है, ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1। इसका पीरियड क्या है,
हर बार साइन पहले है। साइन एक्स का 2 पाई और इसका पाई बटा जो एक्स का गुणांक है 2 पाई, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई। इसका 2 पाई बटा 1/2 स्क्वेयर 2 क्यूब पाई, इसका 2 पाई बटा या यहां पाई बटा 1/2 की पावर n, तो क्या बन गया? और एक ही टाइप के अपरिमेय संख्याएं हैं और इसका एलसीएम क्या हो गया? टू की पावर n पाई। सो यहां पर हम फलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आखिरकार समाप्ति की घोषणा करते हैं। एक मच्छर 1 घंटे से परेशान कर रहा है आसपास। एक स्टूडेंट ने कहा सर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेते हो, थैंक यू। सब कुछ आपकी भलाई के लिए, वो अलग बात है कि आप उस बात को समझ पाओ ना पाओ।